सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, सियासत में इस वक्त हलचल जारी है क्योंकि सेनेट के इंतखाबात बुध को होने जा रहे हैं और इस हवाले से तकरीबन तमाम ही जो पार्टीज़ हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुँच गए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने MQM से भी रब्ता किया है और MQM से भी कहा है कि उनको 2 सीटें मिल जाएंगी अगर वो हिमायत का यकीन दिलाएं, लेकिन MQM अभी सोच विचार में मसरूफ़ है कि वो करने क्या जा रही है। इसके अलावा हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत तो सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ है कि किसी भी तरह सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के जरिए हो जाएं। इस हवाले से उन्होंने सदारती रेफरेंस भी जारी किया हुआ है जिसकी जो राय है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो कल यानी पीर को सुनाई जाएगी। अब कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, क्या राय सुनाती है, ये तो कल ही मालूम होगा क्योंकि बाकी के जो तमाम फरीकैन हैं यानी इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, उनकी जानिब से तो कहा गया है कि ओपन बैलेट से समात नहीं, ओपन बैलेट से इंतखाबात नहीं होनी चाहिए बल्कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होने चाहिए। लगारी साहब, कल सुप्रीम कोर्ट अपनी राय सुनाएगी। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, अभी शेख रशीद साहब भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम मिनोन उस पर अमल करेंगे। क्या लग रहा है आपको, आपका तज्जिया क्या कहता है, कल क्या फैसला होने जा रहा है? पहली बात तो यह है कि राय देगी। राय का मतलब यह है कि आर्डर नहीं होगा। ये दो जो सूरतें हैं, सुप्रीम कोर्ट या आर्डर जारी करता है या फिर राय देता है। अच्छा, ये राय हो गई तो क्या राय बाइंडिंग होगी किसी भी फरीक पर, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे चुका है। अगर ये फैसला आता है, आर्डर आता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट आइन में कोई अमेंडमेंट कर सकती है या आइन के अंदर कोई सरेमू जो है उसके अंदर कोई तब्दीली या तरमीम कर सकती है। तो आइन के अंदर जो चीज़ें तय हैं वो आइन के अंदर तय हैं, उनके बारे में राय दी जा सकती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुमकिन है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब आगे लेकिन डिपेंड तो अब इलेक्शन कमीशन की राय के ऊपर ही करता है ना इस वक्त, जो भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय दी हुई है और इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए ही इलेक्शन हो सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आ गया है। इलेक्शन कराने उसने इलेक्शन कमीशन ने कराने, और इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को बाईपास नहीं कर सकते हैं और कवानीन जो हैं वो उनका दायरा कार मुतय्यन करते हैं। ये दायरा कार मुतय्यन है और बड़ापन था इलेक्शन कमीशन का कि वो सुप्रीम कोर्ट में गए और जाकर अपना मौक़िफ़ पेश किया। एक इदारा दूसरे इदारे को इस तरह में राय देने के लिए समन नहीं कर सकता। कोई अगर इल्ज़ाम है, कोई बात है, तो फिर उसको बुलाया जा सकता है। तो ये एक राय है, कानूनी राय है। मेरा ख्याल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, न कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइंस में रख सकती है, न सुप्रीम कोर्ट आइन को जो है ना उसको वायलेट किया जा सकता है, ना उसको एब्रोगेट किया जा सकता है, ना उसको अबाइंस में रखा जा सकता है, ना उस पर अमल दरामद को रोका जा सकता है। ऐसा कोई अमल नहीं किया जा सकता है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरा कार का बहुत अच्छी तरह से इल्म है और बाकी यह है कि देखते हैं कि कल क्या होता है। बिल्कुल, कल क्या होता है ये तो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से सेनेट इंतखाबात के हवाले से तमाम जो पार्टीज़ हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। जरदारी साहब भी इस्लामाबाद चले गए। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी ने MQM से मुलाकात की, MQM ने अभी तक कोई फैसला किया नहीं है। क्या लग रहा है आपको, MQM 2 सीटों के लिए क्या अपनी इत्तेहादी जमात PTI को नाराज़ करेगी? मेरा ख्याल है कि इस पर सोचना चाहिए खुद MQM को भी। MQM तो एक तो ये है कि क्या ये MQM का आखिरी मौका है, आखिरी इलेक्शन है, उसके बाद इसने इलेक्शन नहीं लड़ना है, क्योंकि PTI एक स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आई है। PTI ने MQM से ज़्यादा सीटें ली। MQM की कॉन्स्टिट्यूंसी को पीपल्स पार्टी ने पिछले 35 साल में उसकी कोई सीट नहीं हासिल की थी। उनकी सीटें PTI ने हासिल की हैं और PTI इन सीटों को रिटेन करने की कोशिश करेगी। क्या MQM ये चाहेगी कि
इन तमाम सीटों को पीटीआई रिटेन करे और मजीद सीटें उनकी हासिल करे, ये उसका फैसला है, उसने खुद करना है। ये एमक्यूएम का ही मामला है। क्या एमक्यूएम पीटीआई की इत्तेहादी बनकर अपनी जिन 14 सीटों को लूज़ किया है और जिन 22 सीटें कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की और 14 सीटें कौमी असम्बली की लूज़ की हैं, क्या वो ये चाहेगी कि आइंदा भी यही सूरत हाल रहे? तो ये उसकी अपनी मर्जी है, उसने खुद फैसला करना है। सही, लेकिन लगाई साहब लग ये ऐसा रहा है कि जैसे पाक इंसाफ की जो सिंध के जो अरकान असम्बली हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं क़यादत से। फैसल वावडा के मामले पे, सैफुल्लाह भुट्टो साहब के मामले पे नाराज़ हैं और आज एक अहम इजलास भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में करने जा रही है। क्या लग रहा है आपको, होना क्या जा रहा है? चीज़ें सारी खुलकर सामने आ रही हैं ना, जो उनके ओहदेदार हैं वो खुलकर बात कर रहे हैं ना, और उनको तो बहुत सी चीज़ों पर एतराज़ है। वो कहते हैं एक पार्टी फैसल सिर्फ वाडा चंद पर लोगों को नहीं है नवाज रही एतराज़। है। पीटीआई के जिन लोगों ने मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ इमरान खान का साथ दिया और वो जो है पिछले 22-24 साल से उनका साथ देते आ रहे थे, तो अब वो लोग खुद देख रहे हैं कि उनके पर किस तरह के काम हो रहे हैं। यानी फिरदौस शमीम नकवी के हटने के बाद जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे, तो इनको लेकर आए, जो इलेक्शन से चंद दिन पहले इनके साथ पीटीआई के साथ आकर शामिल हुए थे जनाब अली मादर शेख साहब, तो इस पर भी उनकी रिजर्वेशन थी अरकान की कि भाई आप किसी सीनियर आदमी को, जो पार्टी का पुराना आदमी है, उसको बनाते। खैर, इन बातों के अलावा भी जो सैफुल्लाह भुट्टो हैं, ये कहाँ से आए थे, इनको टिकट कहाँ से कैसे मिल गया था? और लोग पूछते हैं भाई, यहाँ से वज़ीर आला के साथ मुलाकात नहीं की थी वज़ीर आज़म ने, बल्कि वो चले गए थे लाड़काना सैफुल्लाह भुट्टो की दावत पर। तो और यहाँ पर भी अरकान जो थे पीटीआई के, वो इंतज़ार करते रह गए, लीडर्स और उनके ओहदेदार इंतज़ार करते रह गए, उनसे नहीं मिले थे, वो सैफुल्लाह भुट्टो से जाकर मिले थे। तो अब लोग पूछते हैं कि भाई सैफुल्लाह भुट्टो कहाँ से नाज़िर हुए हैं, कौन सी चीज़ें एक, और फैसल वाडा के लिए आपने पूरी पार्टी को स्टेक पर लगा दिया। फैसल वाडा की वो कहते हैं बड़ी कुर्बानियाँ, भाई कोई 2-4 कुर्बानियाँ हमारे भी इल्म में होती तो अच्छा होता कि क्या उनकी कुर्बानियाँ हैं, किन वजह से जो है पीटीआई के ओल्ड गार्ड्स जो हैं उनको नजरअंदाज। अच्छा, इस पर मैंने आपसे और भी बात करनी है क्योंकि हफीज़ शेख साहब के बारे में नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ये कहते हैं हफीज़ शेख साहब ने मईशत के लिए बड़ा काम किया है, इसलिए वो ज़रूर उनको जितवाना ज़रूर है। अब क्या मईशत के लिए काम किया, इस पर लगाई साहब का तज्जिया लेंगे, लेकिन नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ये कहते हैं कि लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना है, और हफीज़ शेख साहब के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने मईशत को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। लगारी साहब, मईशत वाकई बेहतर हुई है जो हफीज़ शेख साहब को क्रेडिट दे रहे हैं गवर्नर साहब? असल में एक ही जगह से आए हैं दोनों सरकार। वो जो गवर्नर चौधरी सरवर साहब हैं वो बरतानिया से आए हैं, और ये भी उसके करीब आस पास के किसी जगह से आए हैं। जो उसका आपको मालूम होगा कि IMF जो है वो कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है। फ्रांस में उसका बड़ा हेडक्वार्टर है, और बरतानिया और फ्रांस मिले हुए हैं, इन दोनों के करूरे भी मिले हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम की जो मईशत और पाकिस्तान की जो मईशत का इन्होंने हाल किया है, लोगों की तो चीखें निकली हुई हैं। कहाँ कौन सी मईशत को बेहतर बनाया? रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अरब डॉलर के कर्ज़े ले रहे हैं, और लोग पाकिस्तान पर कर्ज़ों का इतना बड़ा बोझ चढ़ गया है कि पाकिस्तान पता नहीं कितनी नस्लों में अदा करेगा। आप हमारे असासों को गिरवी रख कर आप कर्ज़े ले रहे हैं, आप सड़कों को गिरवी रख रहे हैं, इमारतों को गिरवी रख रहे हैं। आप ये भी चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हाउस और वज़ीर आज़म हाउस जो है इनको भी गिरवी रख दिया जाए, फिर गवर्नर हाउस और वो सबको गिरवी रख कर। अगर जिन लोगों ने गिरवी रख लेकर पैसे दिए होंगे वो कल कहते हैं जी मकान खाली करो, आपने इसका वो नहीं किया है, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं। अभी वो फिर आज हो गया है, आपने देखा है जो कुछ ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के बरतानिया में अकाउंट्स बंद करा दिए हैं। उस बैंक के अंदर पाकिस्तान के मुल्क के अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो गए। अब आपका क्या किस सूरत हाल पर कहाँ पर खड़े हुए हैं? आप इसको मजाक कह रहे थे, आप कहते जी नवाज शरीफ और फलां और उसका नाम और इसका नाम ले रहे थे। ब्रॉडशीट के साथ आप डील कर रहे थे, और डेविड रोड्स के साथ आप डील कर रहे थे, और वज़ीर आज़म से आप मिलवा रहे थे उस साहबी को। उसके अलग मामलात हैं जो आपके गले में पड़े हुए हैं, ब्रॉडशीट के अलग मामलात हैं जो आपके गले में पड़े हुए हैं। आपसे वो मज़ीद पैसे लेने के लिए बात कर रहा है, आप उनको पैसे दे चुके हैं, फिर भी और पैसे मांग रहा है। कावे मुस्वी वो आपसे और कुछ हासिल करेगा। आप कह रहे हैं हमारी मैशत बहुत अच्छी रही। वो मुझे समझाएं तो सही ना, कहाँ से? इसलिए कह रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी है ना, ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी है हुकूमत ने।
नहीं तो अच्छा, आपका ख्याल ये है कि अगर आप ओगरा से कहेंगे यार एक समरी भेजना जरा जो लोगों की जान निकाल दे, फिर हम उस समरी को वापस कर देंगे, ये तरीका ही नहीं है। महीने में एक बार कीमत बढ़ाते थे, आप महीने में 4 बार कीमत बढ़ाएंगे क्या? बिजली की तो इसी तरह किया है, कितनी मरतबा उन्होंने बिजली की जो है वो अपना कीमतें बढ़ाई हैं, बार बार कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो उन्होंने इसी तरह से पेट्रोल के साथ किया है, गैस के साथ किया है। जो चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी इस्तेमाल करता है, लोग इसकी गाड़ियों के ऊपर, डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर जो है सफ़र करते हैं, आपने डीजल की कीमतें बढ़ा रही हैं। तो ये तरीक़ाकार नहीं है। आपने मईशत को कहाँ से संभाला है? आपने लोगों की गर्दन तोड़ दी है, उनकी खाल उतार ली है, उनकी जान निकाल दी है। अब आप कहते हैं कि जनाब हमने मईशत को बेहतर कर दिया। वो मईशत बेहतर हमें तो नजर आए ना यार, कहाँ पर बेहतर हुई है? आपने IMF के पास पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। ये है हमारे अब्दुल हफीज शेख साहब का कारनामा। अब ये अगर ये कारनामा है तो ठीक है जी, सलाम अलैकुम, आपने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। अच्छा लगा, सब कुछ भारत के हवाले से बात कर लेते हैं। दिल्ली फसादात को आज 1 साल बीत गया है। बेगुनाह मुस्लिम शहरियों को कत्ल किया गया था मुसलमान दुश्मनी में, और 53 लोग अपनी जान से गए थे। आज 1 साल मुकम्मल हो गया। आपको लगता है उनके जो लवाहिकीन हैं वो आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं? इंसाफ मिल पाएगा मोदी सरकार के होते हुए? नहीं तो मोदी सरकार के होते हुए किस किस को इंसाफ मिल पाएगा? कश्मीरियों को उनके साथ क्या किया गया है? जो दलित हैं उनके साथ क्या किया गया है? किसानों के साथ क्या किया है? लाखों किसान आज तक दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या किया गया है वहाँ पर? आसाम में लोगों के एहतजाज को हम कवर नहीं करते हैं, हमारे इंटरनेशनल मीडिया नहीं कवर करता है। वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बड़े बड़े फसादात होते हैं। आसाम में होते हैं, सिक्किम में होते हैं, मिज़ोरम में होते हैं, मणिपुर में होते हैं, नागालैंड में होते हैं। बहुत से भारतीय रियासतें जो हैं वह शदीद खलफशार का शिकार हैं। आलमी मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं करता है। आलमी मीडिया एक जैंट बना रहा है, आदाद शुमार का जैंट ला रहा है कि जनाब इंडिया की मैशत बहुत आगे बढ़ रही है। वहाँ पर लोगों का क्या हाल है? आप हफीज शेख को लाएँ कि जनाब पाकिस्तान की मैशत बेहतर हुई। यार कोई तरीका, कोई फार्मूला कोई हमें बताएं। इंडिया का हाल बहुत बुरा है और इंडिया में मुसलमानों को क्या, किसी को भी इंसाफ नहीं मिलना है। ये मोदी क्या इंसाफ करेगा? किसानों का एहतजाज भी तो अभी तक जारी है ना? एहतजाज है, आपने देखा है किस तरह से किसान डट कर खड़े हो गए। शदीद सर्दी के मौसम में आए थे, दिल्ली में टेम्परेचर जो है वो 1 और 2 तक चला गया था, मनफी भी हो गया था कई मरतबा, लेकिन किसान डटे रहे। उन्होंने कहा जी एहतजाज कोई रंग भी लाएगा आपके ख्याल में? उनका एहतजाज कोई रंग भी लाएगा? नहीं, यकीनन रंग लाएगा, यकीनन रंग लाएगा, यकीनन रंग लाएगा। ऐसा नहीं है कि रायगां चला जाएगा। ऐसे जो लाखों किसान हैं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि कश्मीर की जद्दोजहद जब इतने अरसे से जारी, लोग कहते हैं क्या हासिल किया? मैंने कहा भाई उसका जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। कश्मीर की तहरीक का, कश्मीर के लोगों के जज्बा आज़ादी का उनके सीनों में जमा रहना ही बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त कश्मीर में हो क्या रहा है ये तो हम में से किसी को पता ही नहीं है। वो अभिनंदन को भी नहीं पता है। वो तो आपने खुद उससे सुना है कि हमें नहीं मालूम है कि वहां पर क्या हो रहा है। और यहाँ लोग कम्युनिकेशन नहीं है, जराए नहीं है, लोग पता नहीं कर सकते हैं। कश्मीर का ये हाल है। और जो चीज़ हमें मिलती है, हमें पता चलता है कि दीवारों पर फिर लिख दिया गया है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहां पर फिर बैनर लग गए हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो भाई लोगों की विल को नहीं तोड़ सके आप। 72 साल में, 73 साल में जनाब नेहरू से लेकर मोदी तक पाकिस्तान, वहाँ के कश्मीरियों की विल को नहीं तोड़ सके, उनकी ख्वाहिश को, उनके जज्बा आज़ादी को आप नहीं तोड़ सके। तो अब आप क्या, इंडिया क्या करेगा? इंडिया दिल्ली में कितने हुए हैं? दिल्ली तो फसादात की गढ़ बनकर रह गया है ना। दिल्ली में लोगों के साथ क्या होता है? जिस बेदर्दी से पिछले 73 साल की खूनरेजी को दिल्ली ने देखा है, किसी और ने इस तरह ऑब्जर्व नहीं किया। ऐसा ही है। अच्छा लगाई साहब, T20 वर्ल्ड कप का इनकार भारत में किया जा रहा है। इस पर चेयरमैन PCB एहसान मानी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वो कहते हैं जब तक हमें यकीन नहीं दिलाया जाएगा कि हमारे खिलाड़ी, हमारे सहाफ़ी वहाँ पर महफूज होंगे, तब तक हम ये फ़ैसला नहीं मानेंगे। तो आपको क्या लगता है इस सूरत हाल में, जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस तरह के हैं, तो हमारे खिलाड़ियों को वहाँ जाना चाहिए? नहीं, खिलाड़ियों सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेरा बुनियादी होना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया तो मेरा ये है ना? मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि जो खेल हैं वो आपको ब्रिज करते हैं। आपकी सोसाइटीज़ में अगर झगड़े होते हैं तो उसको भी ब्रिज करते हैं। लेकिन अब वहाँ पर हमारी टीमें गईं, हमारे लोगों को कहा गया कि जिस मैदान में उतरोगे हम तुम्हें नहीं उतरने दिया जाएगा, और हमारे लोगों को धमकियाँ दी गई। वो छोड़ कर आ गए, ग्राउंड छोड़ कर आए, और सरकार के इदारे सपोर्ट कर रहे थे। वो शिवसेना के दहशतगर्दों की और जो दूसरे दहशतगर्द है, महाराष्ट्र उसका
जो राष्ट्रीय सेवक संघ के दहशतगर्द हैं, उनको जो है वो हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, जनसंघी जो है उनको हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, और जो सेवाक हैं उनको हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, हुकूमत उनकी पुष्ट पर खड़ी हुई है, और वो दहशतगर्द हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ खेलने के लिए ना आए। ठीक है, अगर इंडिया गारंटी करता है और उसके अलावा आईसीसी गारंटी करता है और उसी को गारंटी देनी है, अगर वो गारंटी देता है तो हमारे खिलाड़ी तो पहले भी गए थे और बदतरीन हालात में गए थे, फिर भी खेलने को तैयार थे। गारंटी देने के बाद भी क्या आपको लगता है ये एक सही फैसला होगा इन हालात में? मैं ये कहता हूँ कि खेल जो है वो आपके मामलात को ईज करते हैं, मौका देते हैं कि तमीज के दायरे में रहकर भी बात की जा सकती है, जो इंडिया नहीं करता है। काबिल नहीं है। मैं ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि इस ऑप्शन को हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इस ऑप्शन को लेना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को जाना चाहिए, हमारे फनकारों को जाना चाहिए। फनकारों का भी तो बायकॉट कर दिया था ना इंडिया में, सेलिब्रिटीज। इंडिया तो कर देता है बायकॉट, हमारे खिलाड़ी। अब क्या होता है, अब जाकर देखें इंडिया जो है, इंडिया के चैनलों पर क्या हो रहा है, अब क्या कॉपी किया जा रहा है, किसको? नुसरत फतेह अली खान को, राहत अली खान को वो किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है। हमारे यहाँ शफकत को कॉपी किया जा रहा है। हमारे यहाँ मुझसे एक इंडियन पार्लियामेंटेरियन ने कहा, इंडिया की एक मेंबर पार्लियामेंट ने एक और मुल्क में मुझसे ये कहा कि मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि हमारे फनकार पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। मैंने कहा कौन से आपके फनकार? कहने लगी अली हैदर हमारा यहाँ ये बहुत मकबूल है। मैंने कहा भाई आपको किसने कहा अली हैदर आपका है? फिर उन्हें यह तक नहीं पता है। तो बेखबरी का ये आलम है कि अगर वो कहें कि आतिफ असलम भी हमारा है, तो ये तो जो मौसीकी की जुबान है वो तो लोगों को काम करने में और अमन कम करने में वो एक मददगार होती है। हमें उस ऑप्शन को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमने गारंटी उससे लेनी चाहिए जो गारंटी दे सकते हैं। हम खेलों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आईसीसी गारंटी देगा या फिर अगर भारत में नहीं होता T20 का इनेकाद तो फिर यूएई में होगा? ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? नहीं, मैं कहता हूं कि हमें बैकआउट नहीं करना चाहिए। एहसान मानी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, जायज है ना कि हमारे लोगों को, इसलिए कि पहले गए थे हमारे खिलाड़ी और वहां जब पहुंचे तो उन्होंने डंडे उठा लिए, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी जाएं यहाँ से, और हमारे खिलाड़ियों को वहां से बाकायदा वापस भेजा गया और सरपरस्ती हासिल थी इसी मोदी सरकार की। तो अब अगर वो गारंटी देते हैं कि जी हमारे उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, हमारे खिलाड़ियों को खेलने में और हमारे फनकारों को वहाँ जाने में कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ब्रेक लेनी है और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो उस अजीम हस्ती की बात करेंगे, इंसानियत के अलंबरदार यानी कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। उनका आज 93वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस हवाले से लगाई सबसे बात करेंगे, साथ रहिए। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का आज 93वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। लगारी साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो काम किया है वो तो रहती दुनिया तक उनका नाम जाहिर है याद रखा जाएगा। आप क्या समझते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जैसा कोई और होगा या हो सकता है, या इस वक्त कोई और है? रमा इकबाल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे दीदावर जो हैं एक हज़ारों बरस की इंसानी नेकी की रियाजत के मुसलसल अमल के बाद कोई शख्सियत पैदा होती है जिसका नाम अब्दुल सत्तार ईदी होता है, जिसका नाम बशीर गिर फारूकी होता है, जिसका नाम जो है वो अपना मोहम्मद रमज़ान शिपा होता है। ये वो लोग हैं जो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए काम करते हैं। उनके नज़दीक कोई रिवार्ड नहीं होता है, उनके नज़दीक कोई तमगा नहीं होता है। मैंने खुद देखा था ईदी साहब को, ईदी साहब मुझे जानते थे, मैं उन्हें जानता था। ईदी साहब को मैंने खुद देखा था, वो एक स्टूडेंट MBBS का लाहौर में, उसको कैंसर लाक हो गया था और उसके इलाज के पैसे नहीं थे, तो ईदी साहब ने 3 दिन माल रोड पर खड़े होकर हाथ फैलाकर लोगों से पैसे मांगे थे और उस बच्चे के इलाज के लिए पैसे जमा करके दिए थे। ये मैंने खुद देखा था। और वो 3 दिन तक ऐसे ही खड़े रहे, माल रोड पर खड़े रहे, लोग आए देखें ये दिख रहे हैं और मांग रहे हैं। वो मांग रहे थे। ईदी ने एक बहुत बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क बनाया एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी हो रही थी। अगर ईदी ना होते तो मैयतें सड़कों पर पड़ी होती, उठाने वाला ना होता। ये ईदी थी। आप
पता तब चलेगा। आप अमेरिका में जाएं और एम्बुलेंस को कॉल करें, एम्बुलेंस $3000 आने के लेती है। आपको हैरत होगी कि $3000 यहाँ पर हम जब चाहते हैं, कोई भी जिसको जाना होता है एडी को फोन करता है, चीपा को फोन करता है, आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाती है। तो ये एक काम था, ये तो सिर्फ और एक ऐसा वक्त देखे ना, क्या आपको अफसोस नहीं होता है, हमें अफसोस नहीं होता है कि वहां पर कहा गया कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो फिर आर्मी आई और उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, और कैसे उनको कितने एजाज के साथ उनको दफन किया, उनको एजाज के साथ, और स्टेडियम में उनकी नमाज जनाजा हुई। मैं कहता हूँ आज उनकी पैदाइश का दिन है, उनके बहुत अच्छे थे, उनका ये तजर्बा भी था। देखें उनके वाकयात को अगर आप देखें, एक बच्ची जो गटर लाइन में गिर गई है, जिसे बाप उठाने के लिए जाने को तैयार नहीं, जिसे माँ उठाने को जाने के लिए तैयार नहीं है, और बच्ची जो है वो गंदे नाले में तैर रही है, कोई उसको हाथ लगाने, एडी साहब गंदे नाले में उतर जाते हैं, उस बच्ची को यूं उठाकर आते हैं और उठाकर अपनी बीवी को देते हैं कि ये इस बच्ची को संभालें। और उसकी मैयत जो है उसकी बिल्किस एदी ने संभाली, और उसके बाद उन्होंने जो है उसको वो किया, उसको नहलाया, उसका गुस्ल किया, और फिर उस बच्ची की तदफीन, जिसको माँ बाप उठाने को तैयार नहीं थे, तो एदी नहीं जाता। हजारों यतीमों के वालिद हैं वो तो। हजारों माओं का एक पूरे का पूरा जो मदर जो माँ ममता है वो एडी की रूह में तहलील कर गई थी। वो एडी हजारों माओं की माँ बनकर वो सोसाइटी के अंदर मौजूद थे, और उनकी अहलिया बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे हजारों लाखों माएँ किसी एक जात में जन्म लें तो फिर वो एडी बनती हैं या बिल्किस एडी बनती हैं। तो इस तरह के थे, और आज भी वो वही काम कर रही हैं जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब कर रहे थे। आज भी और उनके जो बेटे लोग भी, काम फैसल करते हैं, ईदी उनके साहब बेटे हैं, वो कर रहे हैं। फैसल अब भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उनके वालिद किया करते थे, और इसी तरह से वो देख रहे हैं, इदारों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। और बहुत से इदारे हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। दारुल सुकून है, वो क्या काम कमाल का काम कर रहा है। इसी तरह से और इदारे, बहुत से इदारे ऐसे हैं, जिस तरह से सिस्टर रुथ फाओ ने काम किया था, और उन कोढ़ियों के, जिनको कोढ़ की वजह से उनके अपने प्यारे उनको छोड़ देते थे, वो जाकर उनको उठा लेती थी और उनके जजाम का इलाज करती थी। ये थी जो रुथ लुइस थी, वो उन्होंने क्या काम किया, कैसे कमाल का काम किया। ये लोग किसी भी सोसाइटी के लिए कुदरत का, खुदावंद कुदूस का एक अतिया होते हैं कि अल्लाह किसी आबादी पर खुश होता है तो ऐसे लोग भेज देता है। जो ऐसे लोग होते हैं जो आकर इंसानियत की खिदमत करते हैं, इतने बड़े लोग, और एडी तो बहुत बड़े आदमी। और लगारी साहब सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं, आपको याद होगा कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जो आंखें हैं वो भी डोनेट कर दी जाएं, और ऐसा हुआ भी था। उन्होंने मरने के बाद भी अपनी एडी बहुत बड़े आदमी थे। और मैं और एक दोस्त से बात करूँ, इमदाद हुसैनी हमारे बड़े शायर थे। वो जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी बॉडी जो है तजर्बा गाह के तौर पर किसी हॉस्पिटल को डोनेट कर दी जाए, और मेरे आज़ा पर तजर्बात किए जाएं, और मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं वो मेरी आँखों पर, मेरे कानों पर, मेरे बॉडीज़ के हिस्सों पर, मेरे दिल पर, मेरे जिगर पर, मेरे किडनीज पर वो तजर्बात करें और जाने कि क्या होता है इंसान। तो उसने खुद डोनेट किया था। इतने बड़े आदमी, मैं कहता हूँ सोसाइटी बड़े आदमी पैदा करती है जो आपके लिए और आपकी सोसाइटी के लिए बहुत आगे का काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा लगाई साहब, PSL के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वैसे? नहीं, वो मेरी फेवरेट सीट बहुत पीछे जा रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स। मेरा कोयटा ग्लैडिएटर भी और मुल्तान सुल्तान भी। आजकल वो दोनों टीमें जो हैं मार खा रही हैं, लेकिन उभर कर आएंगी। कब? इसी खेल में आएंगे, नहीं तो फिर अगली दफा आएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे कराची किंग्स अजीज है, मुझे सारे और पेशावर ज़ुल्मी अजीज है, मुझे लाहौर कलंदर हमारे दोस्त है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। उनसे कौन सा आज कराची और लाहौर का टाकरा होने वाला है। कराची और लाहौर का तो जब वैसे भी मैच होता है तो सारे बड़े एक्साइटेड हैं। अंदाजे अपनी जगह पर रखे हैं, लेकिन कभी कभी खेल में चांस ऐसा निकल आता है, लगता है कि जिसका कोई चांस नहीं था वो निकल कर आ गया। पाकिस्तान का आपका ख्याल है कि वर्ल्ड कप के दौरान जो 92 का हो रहा था, इनने बिस्तर बांध रहे थे, भैया अपना सामान बांध रहा था कि चलो अगली फ्लाइट से बाहर चलते हैं, हम तो आउट हो गए। ये अपने तौर पर आउट हो गए थे, और आउट होकर ये एक चांस पर था कि वो हार जाए और ये जीत जाए, तब जाकर, अगर वो ना हारते तो भी पाकिस्तान का चांस नहीं। वैसे उस वर्ल्ड कप का आप क्रेडिट देते हैं खान साहब को?
मैं पाकिस्तान की टीम को देता हूँ क्रेडिट, पूरी टीम को, पूरी टीम को क्रेडिट देता हूँ, लेकिन उसकी बुनियाद पर अगर कोई पाकिस्तान और वर्ल्ड कप ले आए तो हम ये भी नहीं कहेंगे ना कि वो भी फिर वज़ीर आज़म क्रिकेट से लिया करेंगे कि हमेशा। अब जैसे कहा जा रहा है शायद अफरीदी अब नया पाकिस्तान में नया सियासतदानों कर रहा है, तो मैं कहता हूँ इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज जिसका जो मकाम है, अब सियासत के तौर पर इमरान खान मुझे पसंद नहीं है, फर्ज करें मुझे नहीं पसंद, मुझे अफसोस होगा इसलिए कि मैंने उनका खेल देखा है और आपको वो खिलाड़ी के तौर पर, खेल के तौर पर इमरान खान याद है, मुझे इस सियासत की वजह से तो नहीं है याद। और सियासत में जो कुछ अब हो रहा है उस सियासत को कौन समझेगा, कैसे समझेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत सा वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, हमें इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।